हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टिप्स विद संजय। वीकली करंट अफेयर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम 14 से 20 फरवरी के बीच की घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हैं ये प्रश्न। क्वेश्चन 1, किस ऑयल कंपनी ने देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है? ए आईओसी, बी ओएनजीसी, सी ओआईएल ऑयल इंडिया लिमिटेड और डी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इसका उत्तर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जिसने फरवरी के तीसरे सप्ताह में 1000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। वास्तव में यह जो प्रयास है वह भारत के 2070 तक कार्बन नेट जीरो इमिशन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का एक बेहतर जरिया हो सकता है, क्योंकि उसको ध्यान में रखकर और प्रदूषण को कम करने के लिए ही देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट किया जा रहा है। और इस संबंध में कुछ पहल भी सरकार द्वारा किया गया है पिछले कुछ वर्षों में। आइए देखते हैं वो क्या। सरकार ने 2019 में नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज का गठन किया था। यह 5 वर्षों के लिए वैध है और इसका पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण और संचालन संबंधी सिफारिश करना। क्वेश्चन 2, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते संबंधित है बच्चों के कोविड टीकाकरण से, बच्चों के पोलियो टीकाकरण से, रेलवे स्टेशन पर रह रहे अनाथ बच्चों की सुरक्षा से, बच्चों की लाइलाज बीमारी से। तो इसका उत्तर है सी, रेलवे स्टेशन पर रह रहे अनाथ बच्चों की सुरक्षा से। दरअसल यह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इनिशिएटिव है, पहल है, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। वैसे इससे पहले भी इसका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का उससे भी पहले कुछ और नाम था। आइए जरा इसके इतिहास को भी देख लें। 1954 में रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया था। 13 जनवरी 1956 को रेलवे सिक्योरिटी फोर्स का नाम बदलकर क्या रखा गया? रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और अगस्त 1957 में आरपीएफ एक्ट संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे 1959 में लागू किया गया। 85 में रेल संपत्ति की बेहतर सुरक्षा और बचाव करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को संघ के सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया, याद रखना है। अच्छा, वर्तमान में आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? संजय चंद्र है। आरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। अच्छा, अब रेलवे के कुछ अन्य पहल को भी देख ले, इनिशिएटिव्स को। ये है कौन कौन? ऑपरेशन महिला सुरक्षा, मेरी सहेली दस्ते, मिशन जीवन सुरक्षा, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, पहल, यह लोगों की सुरक्षा से ही जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्या है? यह कृष्णा जल विवाद से संबंधित है। कृष्णा जल विवाद हाल में चर्चा में रहा है। यह विवाद किन किन राज्यों के बीच है? ए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दूसरा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तीसरा महाराष्ट्र और कर्नाटक। और चौथा क्या है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है इसमें उत्तर क्या है। इसका उत्तर है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब जरा कृष्णा नदी के बारे में भी थोड़ा जान लें, क्योंकि रिवर से संबंधित क्वेश्चंस हमेशा से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो देखिए कृष्णा नदी का क्या है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 राज्यों से होकर ये बहती है। और यह कृष्णा नदी गंगा और गोदावरी नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी निकलती कहां से है? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है। महाबलेश्वर के पास है जो महाराष्ट्र के सतारा जिले के पश्चिमी घाट से यह निकलती है। इस नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, जरा उसको भी देख ले। तो महाबलेश्वर है, नाराबूसा, वाडी, अमरावती, श्रीशैलम, विजयवाड़ा, ये सब इसके नदी के किनारे बसे हुए हैं। इस नदी पर बने कुछ पॉपुलर बांध को भी देख ले। धूम बांध, हिपनगी बांध, नारायणपुर, अलमटी डैम जो काफी बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है, भीम डैम, श्रीशैलम, नागार्जुन बांध। ये सारे इंपॉर्टेंट ये है डैम है जिनको ध्यान रखना है। यह कहाँ गिरती है? फाइनली है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके कुछ सहायक नदियों को भी जान लें, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते रहते हैं। तो घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगा प्रभा, ये दाहिने तरफ से कृष्णा नदी में मिल जाती है।
और बाईं तरफ से कौन कौन नदियां मिलती हैं, भीमा, मूसी, मुन्नेरू। तो इन 5-6 नदियों का नाम जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, इनको भी ध्यान में रखना है। इनमें से कौन सुमेलित है, मैचिंग वाले प्रश्न में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कतर और डी बहरीन। तो इसका उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। जरा इसके बारे में कुछ देख लें, क्या है इसका कैपिटल। तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी इसका कैपिटल है। इसका मुद्रा जो है, करेंसी, वह है यूएई दिरहम। और इसके राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? खलीफा बिन जायद अल नाहयान इसके वर्तमान में राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉकलैंड द्वीप हाल में चर्चा में रहा। वर्तमान में इस द्वीप पर किस देश का अधिकार है? ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका। तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। अब जरा फॉकलैंड द्वीप के बारे में भी कुछ जान लें। फॉकलैंड द्वीप समूह दक्षिण अटलांटिक महासागर में पेटागोनियन शेल्फ पर मौजूद एक द्वीप समूह है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। यह क्या है? आंतरिक स्वशासन इसको प्राप्त है। साथ साथ ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र के रूप में भी, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। इन द्वीपों की रक्षा और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी किस पर है? ब्रिटेन पर है। हालांकि फॉकलैंड द्वीप पर कई बार फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश, अर्जेंटीना, मतलब डिफरेंट कंट्रीज की बस्तियां रही हैं। 1982 में अर्जेंटीना ने उस पर आक्रमण भी किया था और उस युद्ध के बाद वहां पे क्या किया गया? ब्रिटिश प्रशासन को बहाल किया गया। और वर्तमान ये लगभग सभी फॉकलैंडर्स इस पक्ष में हैं कि यह द्वीप समूह जो है वह ब्रिटेन के विदेशी क्षेत्र में ही रहना चाहिए। इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है स्टेनली। फॉकलैंड द्वीप की राजधानी, फॉकलैंड आइलैंड की राजधानी स्टेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाभार्थियों से रूबरू पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी आवास एवं शहरी मंत्रालय, सी महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो ये आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। क्या है पर्पस इसका? इसका पर्पस कुछ और नहीं, जो लाभार्थी हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता थी, जिन्हें आवास मिल गया है, उनकी बारे में और उनसे जानकारी प्राप्त करना, उनका फीडबैक लेना और उनकी स्थिति को और बेहतर करना, यही है इसका पर्पस। आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया यह पहल, ताकि जिनको आवास मिला है वो कहाँ तक उससे लाभ उठा पा रहे हैं, मतलब इनकी जेन्युइन स्टेटस जो है, आप कह सकते हैं सिचुएशंस, उनको गेज करना, उनको जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी। इसका उत्तर है 15 फरवरी। याद होगा मैंने बताया था पिछले वीडियो में, तारापुर में कुछ राष्ट्रवादियों को वहां के थाने पर तिरंगा झंडा फहराने के प्रयास में गोली लगी थी और वो शहीद हो गए थे। शहीदों की संख्या लगभग 29-30 थी। काफी समय से मांग चल रही थी कि उनके लिए कुछ किया जाए, तो फाइनली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और ये तारापुर कहाँ है? यह है मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का वहां की सरकार द्वारा विरोध किया जा रहा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। तो तमिलनाडु में इसकी स्थापना की जा रही है और इसका इन्वायरमेंटल ग्राउंड पे, पारिस्थितिकी पर्यावरण के मुद्दे पर इसका विरोध हो रहा है। यह है क्या? इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। यह एक भौतिक अनुसंधान परियोजना है बेसिकली, जिसका निर्माण वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए किया जा रहा है। कहाँ पे? तमिलनाडु में थेनी एक जगह है, वहां पे इसका निर्माण किया जा रहा है। अब चूंकि पर्यावरण के मुद्दे को लेकर इसका विरोध हो रहा है, तो जरा जान लें तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण जो सेंचुरी हैं या फिर नेशनल पार्क्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से एक प्रश्न ऐसे जरूर रहते हैं। तो तमिलनाडु के जो फेमस कुछ वन जीव अभ्यारण्य हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क है, जरा उनको देख लें।
तो एक है कलक्कड़ मुंडन तुर्रई वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा है गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मन्नार मरीन नेशनल पार्क, उसके बाद है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, उसके बाद अगस्त मलई बायोस्फीयर रिजर्व, फिर मधुमलाई नेशनल पार्क, फिर मुकुर्थी नेशनल पार्क, फिर वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य, फिर कारिकीली पक्षी अभयारण्य। तो ये सारे वहां पे पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व ये काफी चर्चित रहे हैं, खासकर एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। इनसे कोई न कोई एक सवाल किसी न किसी से पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया? भोपाल, इंदौर, गांधीनगर, ग्वालियर। तो इसका उत्तर है इंदौर। और इंदौर शहर से आप वाकिफ हैं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, लगातार चौथी पांचवी बार इसको स्वच्छता का पुरस्कार मिल चुका है, सबसे स्वच्छ शहर होने के नाते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? एलन मस्क, मार्क जुकेरबर्ग, बिल गेट्स और जिनपिंग। तो इसका उत्तर है बिल गेट्स, इसका उत्तर है। गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन के क्या है? संस्थापक हैं, बहुत चर्चित पर्सनालिटी। इन्हें हिलाल पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है कोविड के दौरान लोगों की मदद के लिए वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी राजनाथ सिंह और डी अमित शाह। तो इसका उत्तर है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ये जो जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन स्थापित किया ये सम्मेलन जो आयोजित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, हाल में चर्चित भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग इनमें से कौन है? ए T49, बी F14, सी फेम 49 और डी 49T। ये चारों नाम कुछ कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ए इसका उत्तर है T49। ये T49 क्या है? सुरंग 272 किलोमीटर लंबा है, जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह घाटी को अर्थात जम्मू कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा, और यह क्या है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाल ही में भारत के दो राज्यों में H5N1 नामक बर्ड फ्लू के फैलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इनमें से एक है महाराष्ट्र और दूसरा राज्य कौन है? दूसरा राज्य कुछ और नहीं, बिहार है। तो इन दो जगहों पे, बिहार में लगभग 4000 के आसपास ये मुर्गियों के मरने की खबर आई थी, और पाया गया कि H5N1 के कारण ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र से भी ऐसी सूचना आई थी। तो अब जरा जान लें H5N1 है उसके संबंध में क्या क्या कुछ जरूरी बातें हैं। बर्ड फ्लू की बहुत वैरायटी होती है, इनमें 5 वायरस होते हैं, H7N3, H7N7, H7H9, H9N2 और H5N1। और ये H5N1 जो है सबसे ज्यादा डेंजरस यही होता है। ये पक्षियों को ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन इसके संपर्क में जो व्यक्ति आता है उसमें भी फैलने की आशंका रहती है, अर्थात कहीं ना कहीं ये ह्यूमन बींग्स को भी में भी ये इन्फेक्शन इससे हो सकता है। H5N1 को सबसे पहले कब खोजा गया? 1997 में खोजा गया था। कहाँ पे? हांगकांग में खोजा गया था इसको सबसे पहले, H5N1 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी करियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन किया गया था, बीकानेर में। बेसिकली वह बच्चों के करियर काउंसलिंग से संबंधित है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किन दो जगहों के बीच वाटर टैक्सी का उद्घाटन किया गया? ए द्वारका से पोरबंदर, बी मुंबई से नावी मुंबई, सी हुगली से कलकत्ता और डी पटना से भागलपुर। तो ये मुंबई से नावी मुंबई के बीच यह शुरू किया गया है वाटर टैक्सी। बेसिकली यह क्या होता है? वाटर क्राफ्ट होता है, जिसको कॉमर्शियली भी या निजी रूप से भी इसका संचालन किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। नेक्स्ट, मुंबई से नावी मुंबई। इनमें से किसे देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा कोऑर्डिनेटर समन्वयक। ए हरिकुमार, बी सतीश नामदेव, सी रवनीत सिंह और
डी जी अशोक कुमार। तो ये जी अशोक कुमार जो नेवी में हायर ऑफिसर थे, रिटायर्ड हो चुके थे, इन्हें यह देश का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो निश्चित रूप से देश की सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि समुद्र से होकर जो आप कह सकते हैं आतंकवादी हमले भी हुए हैं और कई तरह के हमले हो सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखकर ये ऐसा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के द्वारा गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की गई है? यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। इसका उत्तर है ब्रिटेन। गोल्डन वीजा कार्यक्रम क्या है? बेसिकली यह धनी व्यक्तियों को निवास का मार्ग प्रदान करता है। अर्थात अगर आप ब्रिटेन में 2 मिलियन पाउंड से अधिक निवेश करते हैं तो आपको वहां की नागरिकता, वहां आपको निवास मतलब का मार्ग, अर्थात वहां रहने का मार्ग आपका प्रशस्त हो जाता है, आपको परमिशन मिल जाता है। लेकिन चूंकि इसमें काफी स्कैम हुआ, धोखाधड़ी हुई है, इस वजह से इसको कैंसिल किया गया ब्रिटेन द्वारा। गांधीनगर में आयोजित किए जाने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, सेलिब्रेटिंग लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, सेलिब्रेशन द मिराकुलस परफॉर्मेंस इन टोक्यो ओलंपिक, और सेलिब्रेशन द अपकमिंग डिजिटल करेंसी इन इंडिया। इसका उत्तर है सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, यही इसका थीम रखा गया है। नेक्स्ट, गांधीनगर में आयोजित किए जाने वाले डिफेंस एक्सपो 2022 के दौरान किस देश के साथ भारत की रक्षा वार्ता होगी? इजराइल, अमेरिका, अफ्रीका और रूस। इसका उत्तर है अफ्रीका। अफ्रीका के साथ रक्षा संबंधी वार्ता की जानी है इस दौरान। नेक्स्ट, हाल ही में सरकार द्वारा पेश किए गए एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक 2022, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बिल 2022 का संबंध इनमें से किससे है? ए उर्वरक, बी पेस्टिसाइड, सी उच्च गुणवत्ता वाले बीज और डी ड्रिप सिंचाई। तो इसका उत्तर है उर्वरक, फर्टिलाइजर। जितने तरह के उर्वरक हो सकते हैं उनको प्रमोट करना है ताकि प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी लाई जा सके, यही इस बिल का उद्देश्य है। नेक्स्ट, इंसैकोग INSSCOG का विस्तारित रूप इनमें से कौन है? मतलब INSACOG स्टैंड फॉर व्हाट? ए इंडियन सार्स कोविड-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम, बी है इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, सी है इंडियन सार्स कोविड-2 जीन कंसोर्टियम और डी है इंडियन सार्स कोविड-2 जेनोवेरिएंट कंसोर्टियम। तो इसका उत्तर है ए, इंडियन सार्स कोविड-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम। ये है क्या बेसिकली, जरा इसको भी देख लें। इंडियन सार्स कोविड-2 कंसोर्टियम ऑन जेनोमिक्स एक फोरम है जिसे 30 दिसंबर 2020 को भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। इसका क्या काम था? जीनोम सिक्वेंसिंग। काम क्या था बल्कि काम है जीनोम सिक्वेंसिंग, और भारत में कोविड वेरिएंट जो है का अध्ययन करना और निगरानी करने के लिए स्थापित इसको किया गया था। मतलब जीनोम सिक्वेंसिंग तो करना ही है और साथ साथ जो कोविड-19 के जो वेरिएंट हैं उनका भी स्टडी करना है, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी वगैरह क्या है। तो इसी के लिए फोरम स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, 2023 के G20 का सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ब्राजील, कनाडा, चीन और भारत। तो भारत द्वारा इसकी अध्यक्षता की जानी है 2023 में। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें कितने मेंबर्स हैं? 19 देश हैं और साथ में यूरोपीय संघ भी शामिल है। कुल हुए 20, लेकिन 20 कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है किस तरह का ऑप्शन आता है आपके प्रश्न में, उस हिसाब से आपको उत्तर देना है, क्योंकि यूरोपियन संघ में तो ढेर सारे देश हैं, तो इसलिए 19 देश और एक यूरोपियन संघ। नेक्स्ट, सरकार द्वारा हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, तो इसकी अवधि क्या है यह बताना है। 2022 से 27, 2022 से 26, 2022 से 25, 2022 से 24, इसकी अवधि है 2022 से 27। ये है क्या बेसिकली? यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षर लोगों को कवर करेगी। मतलब गैर साक्षर लोग जो लिटरेट नहीं है उनको टारगेट किया गया है। किस लिए? इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल,
कमर्शियल स्किल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यवसायिक कौशल विकास आदि सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल, इन सभी जो हैं आप कह सकते हैं ये पक्ष हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं। इनको इनके बारे में 15 वर्षों से अधिक लोगों को इनके बारे में क्या करना, बताना, जागरूक करना, यही मुख्य रूप से इस मिशन का उद्देश्य क्या है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का यही उद्देश्य है 15 और एबव के लोगों को इन सारी चीजों से अवगत कराना। नेक्स्ट क्या है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा लॉन्च किए गए स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑन डीएनटी में, डीएनटी का अर्थ है क्या है, डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, डी रजिस्टर्ड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, डी नॉमिनेटेड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज और डिसनेशनलाइज्ड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। तो डीएनटी का यहाँ अर्थ है डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज। ये डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज कौन है, ये हमारे देश में जो सबसे उपेक्षित और हाशिए पर जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड हैं, उनके कल्याण के लिए स्कीम लाई गई। क्या है स्कीम का नाम, स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑन डीएनटी। अब आपसे पूछा जाए कि यह जो स्कीम लॉन्च किया गया है यह किस मंत्रालय द्वारा, तो क्या कहेंगे आप, कॉमन सेंस लगाएंगे और कहेंगे न्याय अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। आप समझ सकते हैं यह स्कीम किस लिए है, तो निश्चित रूप से आप कॉमन सेंस से इसका उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए प्रतिबंध को वहां के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो निश्चित रूप से कर्नाटक पहले भी कई बार यह न्यूज में आया है। वहां जो कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021 लाया गया था उसमें ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन वहां के कोर्ट ने इसको असंवैधानिक माना है। अब जरा कर्नाटक के बारे में भी कुछ जान लें। इस राज्य की स्थापना 1956 में हुई थी और 1 नवंबर 1973 को इसको कर्नाटक नाम मिला था। इससे पहले यह मैसूर राज्य के रूप में जाना जाता था। कॉफी का यह सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्वाइट ओबियस फैक्ट जो आप जानते होंगे। यहीं पर ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा की अखंड मूर्ति भी स्थापित है श्रवण बेलगोला में, अभी आप जानते होंगे। कर्नाटक की प्रमुख नदियां कौन है, कावेरी, तुंगाभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा और शरावती। कर्नाटक का सबसे ऊंचा स्थल कौन है, चिकमंगलूर जिले का मुल्लयनगिरी पर्वत। इस तरह के प्रश्न आमतौर पे काफी पूछे जा रहे हैं। विश्व का पहला परिवार नियोजन क्लिनिक यहीं पे शुरू किया गया था, ध्यान रखना है। सिलिकॉन वैली, यह बहुत ही चर्चित टर्म है, बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ का प्रमुख डांस कौन है, भरतनाट्यम है, याद रखना है इसको। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का क्या कहता है, पितामह कहा जाता है। किसको, पुरंदर दास को, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ अन्य कलाकार हैं, गंगूबाई बहल, बहुत चर्चित फेमस सेलिब्रिटीज हैं, भीमसेन जोशी, मल्लिकार्जुन इत्यादि। यहाँ के कुछ वन्यजीव अभयारण्य और नेशनल पार्क को भी जान लें। इनमें मुख्य है बानेर घाटा, दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, फिर कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। ये हर एक राष्ट्रीय उद्यान जो है वह किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, आपको इसको बिल्कुल रट सा लेना है। यहाँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे है, बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यह भी कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम में सुमेलित इनमें से कौन है, नहीं है, इस तरह के प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ कुछ दूसरे ऐसे मंदिर भी हैं जो बहुत ही फेमस हैं कल्चरली, इसीलिए काफी डेवलप्ड है जगह। जैसे पदक्कल जो मूर्तियों, ये मंदिरों के लिए विख्यात है, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया हुआ है। ये होल के पाषाण मंदिर है, यहाँ पे चालुक्य स्थापत्य है, यहाँ पे गोल गुंबद है, जोग प्रपात भी यहीं पे है जो सबसे ऊंचा है। फिर गोकक प्रपात, उंचली प्रपात, भगोर प्रपात, एब्बे प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक में ही स्थित है। गोकक प्रपात, उंचली प्रपात, ये सब काफी चर्चा में रहता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट,
हाल में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक बप्पी लहरी का मुंबई में निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस। ये बीजेपी से जुड़े हुए थे। ये चुनाव भी लड़े थे श्रीरामपुर से, लेकिन हार गए थे। खैर, नेक्स्ट, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई। लासा का संबंध किस देश से है? नाइजीरिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका और सोमालिया। इसका संबंध नाइजीरिया से, क्योंकि नाइजीरिया का ही शहर है एक लासा, जहां पे सबसे पहले इसकी खबर मिली थी, इसकी खोज हुई थी। तो आप कह सकते हैं इसका ओरिजिन नाइजीरिया में लासा है, और यह एक शहर है नाइजीरिया का, इसीलिए इसको लासा बुखार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 28, इंस्पायर सेट को संयुक्त रूप से भारत, अमेरिका, ताइवान और सिंगापुर के विश्वविद्यालयों सहित अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में इसे किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? सिंगापुर, अमेरिका, भारत और ताइवान। तो भारत द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 2022 का पहला जो लॉन्चिंग भारत का है वह इसी का है। इसके साथ एक और सैटेलाइट भी लॉन्च किया गया था, और इसका जीवन लाइफ क्या है? 1 साल है। इसका काम क्या है? सूर्य के कक्षीय ताप और आयन मंडल की गतिशीलता के बारे में अध्ययन करना इसका इंस्पायर सेट का मुख्य रूप से ये है पर्पस है। इंस 2D क्या है? भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह अर्थ स्टेशन, भारत द्वारा तैयार किया गया मिसाइल, और रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा पर तैनात किया गया न्यूक्लियर मिसाइल। तो इसका उत्तर है ए, भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह। इसे भी 2022 में ही लॉन्च किया गया है इंस्पायर सेट के साथ। यह भी एक तरह से आप कह सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेटरी स्टेशन है, ये सैटेलाइट है, और भूटान के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है। नेक्स्ट, 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को क्या 46वीं रैंक दिया गया है? 46 रैंक इसको दिया गया। 2020 में कितना था? 51 था, अब 46। प्रथम स्थान किसको मिला है? नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और आइसलैंड। तो प्रथम स्थान मिला है नॉर्वे को डेमोक्रेसी इंडेक्स। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया। इसका संबंध है नक्सल प्रभावित जिलों में पुलिस बल की तैनाती से, भांग की खेती को समाप्त करने से, राज्य में शिक्षा संबंधी सुधार से, बच्चों के कोविड टीकाकरण से। इसका उत्तर है भांग की खेती को समाप्त करने से। आंध्र प्रदेश में ऑपरेशन परिवर्तन का पर्पस है भांग की खेती को वहां पे खत्म करना। नेक्स्ट, 14 फरवरी 2022 को भारत ने कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? 53, 54, 55 और 56। तो 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि इन ऐप्स को भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना गया है, इसीलिए ऐसा किया गया। एबीजी शिपयार्ड बैंक हाल ही में किस कारण काफी चर्चा में रहा है? भारत का सबसे बड़ा पोत बनाने के कारण, अमेरिका के साथ पोत निर्माण संबंधित समझौते के कारण, बैंक फ्रॉड के कारण, अत्यधिक घाटे की वजह से, सिख इंडस्ट्री घोषित होने के कारण। तो यह बैंक फ्रॉड, बैंक स्कैम के कारण यह चर्चा में था। बैंकिंग स्कैम से काफी बड़ी मात्रा में लोन लिया था, उस बाद में स्कैम पाया गया, फ्रॉड पाया गया। नेक्स्ट, फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। तो इसे जर्मनी का राष्ट्रपति हाल में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। यह एक लंदन बेस्ड इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स से संबंधित एक समूह है, अर्थशास्त्र से संबंधित, जो लंदन में बेस्ड है, उसी के द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस तरह से इस वीक 14 से 20 फरवरी की घटनाएं थी जिन पर आधारित ये प्रश्न थे। आई होप आपके लिए लाभदायक साबित हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और कहीं कोई कमी नजर हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है उसमें इसका पीडीएफ में दे दूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।